तो हेलो एवरीवन। तो आज से मैं आपको ऑर्गन पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं ऑर्गन जो पढ़ाऊंगा वो नागेंद्र बाबू से पढ़ाऊंगा और मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ वो है ना इम्पोर्टेंट है ना चीज़ें बताऊंगा हर टॉपिक में, जो कि जानना और आपके लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने उनको पहले से ही है ना अंडरलाइन कर रखा है ताकि है ना आपको उन चीज़ों को रिव्यू करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो था वो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन लॉजिक। ठीक है, यानी कि कार्डिनल प्रिंसिपल्स का। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस पैरा में आए तो सिंपल चीज़ है, मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी एक्सेप्टेड साइंस हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, वो जो है कुछ लॉज पे है ना और कुछ प्रिंसिपल्स पे है ना काम करती हैं। ठीक है, और साइंस क्या करता है, साइंस उस चीज़ को समझने की है ना उन लॉज के थ्रू जो है उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि नेचर जो है किस तरीके से काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि जो होम्योपैथिक लॉ है, ठीक है, होम्योपैथिक लॉ जो है वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कुछ लॉज प्रिंसिपल्स को, कुछ लॉज को, कुछ प्रिंसिपल को, कुछ डॉक्ट्राइन्स को। ठीक है, ओके, तो एक और चीज़ जो है ये एक जो होम्योपैथी है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है जो कि बना हुआ है, जो कि बेस्ड है कुछ फैक्ट्स पे, कुछ लॉज पे, कुछ रूल्स पे या मेथड्स हैं उसके। ठीक है, जो कि मिल के जो है पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जैसे हम लोग होम्योपैथी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा था स्टुअर्ट क्लोज ने। ठीक है, अगर हम होम्योपैथिक लॉज की बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनन ऑफ एडिशन के अभी तक वो सारे के सारे दे रखे हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। ठीक, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अभी तक 6 एडिशन आ चुके हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल लॉज थे वो अभी भी जो है अनचेंज्ड हैं होम्योपैथी में। ठीक है, यानी कि उस पूरी ऑर्गेनन में जो बेसिक फंडामेंटल लॉज थे वो अभी भी अनचेंज्ड हैं। ठीक है, बेसिक होम्योपैथिक लॉज कौन कौन से, यानी कि जिन्हें हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं, यानी कि होम्योपैथी इन लॉज पे बेस्ड है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं जिन पे होम्योपैथी बेस्ड है या वो कौन से है ना कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो देखिए 3 लॉज हैं, है ना, 3 लॉज हैं, 3 डॉक्ट्राइन है और 2 थ्योरी हैं जिन पे होम्योपैथिक सिस्टम बेस्ड है। कौन कौन से 3 लॉज हैं, वो है लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज। कौन कौन सी डॉक्ट्राइन है, 3 डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। ठीक, 2 थ्योरी हैं, कौन कौन सी, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स और थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो इन पे जो हमारा पूरा होम्योपैथिक सिस्टम है वो बेस्ड है। तो सबसे पहले की हम बात करें अगर वो है, सबसे पहले अगर हम लॉ से शुरू करें तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ सिमिलिया। ठीक है, तो अब आते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया पे। अगर लॉ ऑफ सिमिलिया की बात करें तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। लॉ ऑफ सिमिलिया का ये है, देखिए होम्योपैथी जो है, ठीक है, वो बेस्ड ही है, मतलब जो है ना उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो यही है, मतलब है ना लॉ ऑफ सिमिलिया, यानी कि सिमिलैरिटी। ठीक है, जैसे कि होम्योपैथी जो है डिराइव की गई है 2 ग्रीक वर्ड से, होम्योज मीन्स सिमिलर एंड पैथोज मीन्स सफरिंग। ठीक है, तो होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी कुछ नहीं है, होम्योपैथी बस एक थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन है सिम्टम सिमिलैरिटी का। ठीक है, तो लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब क्या है, लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब है सिम्टम सिमिलैरिटी। ठीक है, यानी कि हम लोग जो होम्योपैथी है वो सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। सिम्टम सिमिलैरिटीज कैसा कि भाई हम लोग होम्योपैथी में करते क्या, हम लोग होम्योपैथी में जो डिजीज के सिम्टम हैं उनको है ना कंपेयर करते हैं जो है हमारे जो मेडिसिन के सिम्टम हैं उनसे। ठीक है, और उसी कंपैरिजन के बेसिस पे, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम लोग है ना और रेमेडीज प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ सिमिलिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ सिमिलिया की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सिमिलिया जो हो था वो एंशियंट आयुर्वेदिक फिजिशियंस भी यूज किया करते थे। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलिया एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करता आया है हमारी दुनिया में। ठीक है, ऐसा कहा था हिपोक्रेट्स एंड स्टॉल ने। ठीक, एक चीज याद रखिए कि पहली चीज तो ये है कि भाई है ना बहुत एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, और जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने इस चीज पे नजर डाली या उन्होंने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि हाँ इस तरीके का एक लॉ है ना, जो कि एंशियंट टाइम से जो एंशियंट टाइम के फिजिशियन थे वो यूज करते थे क्योर करने के लिए। ठीक है, तो एच ए रॉबर्ट्स जो थे उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले इस चीज़ को सेंस किया था या इस चीज़ को देखा था कि ऐसा भी लॉ एग्जिस्ट करता है जो कि पुराने टाइम पे फिजिशियंस है ना यूज़ करते थे फॉर क्योर।
ठीक है। तो हिपोक्रेट्स ने आइडेंटिफाई किया था लॉ ऑफ सिमिलिया एज ओनली क्यूरेटिव लॉ इन यूनिवर्स, ठीक है। जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने इसको देखा और हिपोक्रेट्स ने कहा कि ये जो लॉ ऑफ सिमिलिया है वो ओनली क्यूरेटिव लॉ है यूनिवर्स में, मतलब यानी कि ये एक इकलौता जो है लॉ है जो कि क्यूरेटिव है यूनिवर्स में, मतलब प्रॉपर मायनों में जो प्रॉपर डेफिनेशन है क्योर की वो है इसमें कि वैसे क्योर करता है, ठीक है। लेकिन देखो जो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर था, ठीक है, या फिर जो लॉ ऑफ सिमिलिया था या जिसे हम लोग बोलते हैं नेचर्स लॉ, ठीक है, वो क्रूड फॉर्म में तो भाई वो हार्मफुल था, ठीक है। तो हैनीमैन जो थे, हैनीमैन ने है ना इसको फिर हैनीमैन ने है ना इस पे नज़र डाली, ठीक है। फिर हैनीमैन ने इसको मॉडिफाई किया और जो है इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया। किसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया? कि जो नेचर्स लॉ था, ठीक है, या जो लॉ ऑफ सिमिलिया था उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया, ठीक है, कि मतलब हाँ उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया, हार्मलेस बनाया, कि ताकि हम लोग उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकें फॉर क्योर, ठीक है, क्योंकि क्रूड फॉर्म में तो वो हार्मफुल था, ठीक है। देखो अब आगे क्या है कि सिमिलिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेचर्स लॉ, यानी जो लॉ ऑफ सिमिलिया जो था वो नेचर्स लॉ के फॉर्म में पहले एग्जिस्ट करता था, हैनीमैन के टाइम से भी पहले, ठीक है। और जो नेचर्स लॉ था उसको कहा जाता था, नेचर्स लॉ क्या था एंशिएंट टाइम में? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि जो सेम चीज है वो सेम चीज को ठीक करती है, ठीक है। तो ये था नेचर्स लॉ, यानी कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ठीक है, यानी सेम तरीके की डिजीज जो होगी है ना, एक सेम तरीके की चीज है ना दूसरी सेम तरीके की चीज को ठीक कर देगी, ठीक है, इस तरीके का माना जाता था, ठीक है। नेचर्स लॉ जो था वही इसमें लिखा हुआ है कि नेचर्स लॉ सेफर नो इज नॉट सेफर टू अप्लाई एज इट इज, ठीक है। मतलब क्रूड फॉर्म में अगर हम नेचर्स लॉ के एप्लीकेशन की बात करें तो वो सेफ नहीं था, ठीक है। हैनीमैन ने फिर इसको देखा और इसको मॉडिफाई किया और इसको थेरेप्यूटिकली एप्लीकेबल बनाया और हार्मलेस बनाया, ठीक। हैनीमैन जो थे उन्होंने नेचर्स लॉ जो था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है ना, लाइक क्योर लाइक्स, इसको मॉडिफाई किया था। और उसमें क्या था कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, और हैनीमैन ने क्या था जो मॉडिफिकेशन किया था ना, तो फिर उनका जो क्यूरेंटर की स्पेलिंग में जो है थोड़ा सा चेंज आता है एक वर्ड का, एंड लाइक क्योर लाइक्स की जगह उन्होंने दिया था लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, ठीक है। तो पहले क्या था, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर था, लाइक क्योर लाइक्स, हैनीमैन ने इसको मॉडिफाई किया था। हैनीमैन क्या मॉडिफाई किया था कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ही था, लेकिन लाइक क्योर लाइक्स की जगह लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो सिंपल सी चीज वही है। तो दस ही गेव द लॉ ऑफ सिमिलिया जस्ट बाय मॉडिफाइंग द नेचर्स लॉ, फिर उन्होंने उसको मॉडिफाई किया था और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, ठीक है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को। अगर हम नेचर्स लॉ ऑफ क्योर की बात करें तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर आपको देखने को मिलेगा 26 एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बताइए डिफाइन नेचर्स लॉ ऑफ क्योर विद एफोरिज्म, तो वही है कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर जो है कौन से एफोरिज्म में है, तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर 26 एफोरिज्म में है। तो जो है आप ऐसे बता सकते हैं, और आपको है ना वाइवा में भी है ना पूछा जा सकता है ना कि जो बताइए कि है ना नेचर्स लॉ ऑफ क्योर किस में, कौन से नंबर के एफोरिज्म में और क्या है, ओके। देन जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, ठीक है। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब क्या है? लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब है ओनली सिंगल रेमेडी। सिंप्लेक्स जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि सिंपल, ठीक है। सिंप्लेक्स का मतलब सिंपल क्या मतलब भाई, सिंपल सिंगल रेमेडी, यानी कि हम बिना कोई कॉम्प्लेक्स किए, ठीक है, ओनली सिंगल रेमेडी, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब क्या है कि ओनली सिंगल रेमेडी, भाई मतलब यानी कि हमें बिल्कुल सिंपल रखना है, हमें ढेर सारी मेडिसिन नहीं देनी है एलोपैथिक सिस्टम की तरीके या दूसरे सिस्टम की तरीके, हमें सिंपल रखना है, एक सिंगल रेमेडी, ठीक है। तो देखो आगे इसमें क्या है कि होम्योपैथी जो है वो स्ट्रांगली बिलीव करती है या सपोर्ट करती है मोनोफार्मेसी को, ठीक है। मोनोफार्मेसी क्या होता है? मोनोफार्मेसी का मतलब होता है कि एक सिंगल रेमेडी एक टाइम पे, मतलब यानी कि हम पेशेंट को एक टाइम पे सिर्फ एक है ना रेमेडी है ना देंगे, ठीक है। तो होम्योपैथी है ना सपोर्ट करती है मोनोफार्मेसी, ठीक है, यानी कि एक टाइम पे एक ही मेडिसिन, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि होम्योपैथी जो है मोनोफार्मेसी को सपोर्ट करती है, ठीक। तो अब रीजंस की बात करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है वो कैसे बनी है? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बनी है जो हेल्दी ह्यूमन पे ड्रग प्रूविंग हुई, ठीक है।
तो उसके जो सिम्टम्स है उसके बेसिस पे जो है मटेरिया मेडिका बनी है। तो ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो जिस पे ड्रग प्रूविंग करते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, तो हम लोग उसको उस टाइम पे एक ही ड्रग है ना एडमिनिस्टर करते हैं एंड उसके सिम्टम्स लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं, हम लोग जो प्रेफर करते हैं, तो वो मोनोफार्मेसी को, कि यानी एक टाइम पे एक ही मेडिसिन, ताकि हम उसके सिम्टम्स को बेहतर तरीके से देख पाएँ, समझ पाएँ, और वो किस तरीके से है ना मतलब है ना एक्ट कर रहे हैं वो हम देख पाएँ, ठीक है। तो पहला रीज़न तो था ये। दूसरा रीज़न ये था कि होम्योपैथी में क्या होता है कि जब हम किसी को मेडिसिन देते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग्स आर एंटर्ड एज ड्रग पिक्चर ऑफ दैट मेडिसिन इनटू मटेरिया मेडिका, ठीक है। दिस ड्रग पिक्चर इज द इफेक्ट ऑफ द सिंगल मेडिसिन सब्सटेंस। देखो, जब हम लोग है ना मटेरिया मेडिका में भी हम लोग देखते हैं, या जो पेशेंट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो ड्रग पिक्चर होती है, यानी कि हमें मेडिसिन के बारे में मालूम होता है, तो हम लोग मेडिसिन देते टाइम क्या करते हैं कि जो ड्रग पिक्चर होती है उसको हम लोग पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आ रहा है उससे हम लोग एक पेशेंट पिक्चर बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट पिक्चर होती है उसको हम लोग ड्रग पिक्चर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ड्रग पिक्चर में तो हम लोग एक सिंगल ड्रग की ही है ना पिक्चर से कंपेयर करते हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से भी है ना हम लोग है ना मोनोफार्मेसी को प्रेफर करते हैं, ठीक। थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न ये है कि जो होम्योपैथिक, थर्ड रीज़न भी यही है कि हाँ ड्रग पिक्चर एंड उसको, ठीक है, इफेक्ट्स प्रोड्यूस एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। थर्ड तो मैं बता चुका हूँ। फोर्थ क्या है? कि ठीक है, फोर्थ रीज़न क्या है कि मान लीजिए, फोर्थ रीज़न ये है कि जब हम है ना मान लीजिए किसी को दो रेमेडीज़ है ना एक साथ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग किसी को दो रेमेडी एक साथ देंगे तो दोनों रेमेडीज़ है ना अपने अलग अलग तरीके से है ना सिम्टम्स है ना शो करेंगी, है ना। तो हम ये नहीं है ना पता कर पाएंगे कि है ना कि ये डिसाइड नहीं कर पाते कई बार कि जो पेशेंट ठीक हो रहा है वो किस मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से ठीक हो रहा है, या जो सिम्टम्स ये जो आ रहे हैं पेशेंट में वो किस मेडिसिन की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। क्या ये मेडिसिन ए की वजह से आ रहे हैं या मेडिसिन बी की वजह से आ रहे हैं, तो हम उसमें है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से है ना डिसाइड नहीं कर पाते, और इसी जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें फॉलोअप में जो है दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग एक टाइम पे एक मेडिसिन देते हैं ताकि जो पेशेंट हमें सिम्टम बताए, या फिर हम जो पेशेंट में जो है ना मतलब है ना क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना सिम्टम्स के बेसिस पे ऑब्जर्व कर पाए, तो हमें ईजी हो समझने में कि वो किस मेडिसिन की वजह से हो रहे हैं, आ रहे हैं सिम्टम्स, या फिर जो है किस मेडिसिन की वजह से आ रहे हैं, या फिर है ना पेशेंट जो है क्योर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जो हमने सोचे हैं तो हमें जैसे रिजल्ट चाहिए थे वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ओके, फिफ्थ रीज़न क्या है? फिफ्थ रीज़न ये है कि अगर हम एक से ज़्यादा है ना मेडिसिन है ना मान लीजिए है ना प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो मेडिसिन जो है पेशेंट के अंदर जाके, पेशेंट की बॉडी में जाके एक दूसरे को एंटीडोट कर दें, ठीक है। तो एंटीडोट कर सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि दो मेडिसिन है ना आपस में मिल के है ना और सिम्टम शो करें इस तरीके से कि एक नई है ना बीमारी है ना उसमें है ना प्रोड्यूस कर दें, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें एक और नई ड्रग की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हम लोग एक टाइम पे ढेर सारी दवाइयाँ नहीं देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन, है ना। ओके, सिक्स्थ रीज़न क्या है? सिक्स्थ रीज़न ये है कि होम्योपैथी बिलीव करती है कि डिजीजेज जो होती हैं वो प्राइमरली होती हैं ड्यू टू डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। तो टू सेट राइट दिस वन फोर्स द मेडिसिनल फोर्स रिक्वायर्ड इज ऑल्सो वन, ठीक है। होम्योपैथी बिलीव करती है कि जो डिजीज होती है वो होती है डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये जो एक, याद रखिए यहाँ लिखा हुआ है टू सेट दिस वन, है ना, दिस वन फोर्स, तो ये जो एक वाइटल फोर्स हमारे अंदर है ना डिरेंज हुई है, तो इसको वापस है ना लाने के लिए एक ही मेडिसिनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग है ना मोनोफार्मेसी को प्रिफर करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनमैन। ओके, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, हैनमैन, ठीक है। तो एफोरिज्म जो है 247 जो है ना, एफोरिज्म 247 में जो है लिखा हुआ है इसी से रिलेटेड, हैनीमैन ने लिखा है कि इट इज़ रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हेन द सिंपल मीन्स सफिस। यानी कि एफोरिज्म 247 में हैनीमैन ने लिखा है इसी पे कि ये गलत होगा, है ना,
जब कोई चीज़ मान लो सिंपल वे में सिंपल चीज़ों से है ना, मतलब है ना क्योर हो सकती है ना, या संभल सकती है, तो फिर हम लोग उसके लिए कॉम्प्लेक्स मीन्स जो है वो क्यों यूज़ करें, ठीक है। यानी कि जब कोई पेशेंट एक सिंगल रेमेडी से भी ठीक हो सकता है तो हम लोग उसको ढेर ढेर सारी है ना रेमेडीज़ क्यों दें, ठीक है। तो ऐसा हैनीमैन ने कहा था एफोरिज्म 247 में, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, ठीक है। और लॉ ऑफ मिनिमम डोज क्या होता है, देखो लॉ ऑफ मिनिमम डोज का मतलब होता है कि मिनिमम, जैसे कि उसी से ही पता लग रहा है, लॉ ऑफ मिनिमम डोज यानी कि मिनिमम डोज ऑफ मेडिसिन है ना देनी चाहिए, ठीक है। यानी कि माइन्यूटेस्ट डोज ऑफ मेडिसिन। आपने सुना भी होगा कि जो होम्योपैथी में हम लोग है ना जो कोशिश करते हैं या हम प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं कि मिनिमम डोज है ना पेशेंट को दी जाए, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि जो है मिनिमम डोज क्यों देते हैं, अब थोड़ा सा उसको देखते हैं, ठीक है। कि जो मिनिमम डोज होती है मेडिसिन की, वो एक ऐसी डोज होती है जो कि क्यूरेटिव रिएक्शन प्रोड्यूस करती है इन द वाइटल फोर्स, ठीक है। याद रखिएगा कि जो मिनिमम डोज अगर हम देते हैं तो वाइटल फोर्स जो होती है वो एक क्यूरेटिव रिएक्शन है ना प्रोड्यूस करती है, और विदाउट डैमेजिंग द बॉडी या विदाउट डिस्टर्बिंग द बॉडी, ठीक है। कि मिनिमम डोज अगर हमने दिया तो भाई एक क्यूरेटिव एक्शन है ना, मतलब है ना जनरेट हुआ और बॉडी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और वही है ना कि अगर हम लोग है ना ज़्यादा डोज, मतलब है ना डोज ज़्यादा हाई देने लग जाते हैं तो उससे क्या रहता है कि बॉडी को डैमेज या डिस्टर्ब होने का भी चांसेस रहते हैं। इसी वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं मिनिमम डोज का, ठीक है। देखो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस है ना, जो हैनीमैन की इनिशियल स्टेज जब वो होम्योपैथी है ना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हैनीमैन ने जो थे वो उन्होंने लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है यूज़ की थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए तो उन्हें जो एक्सपीरियंस होता गया, तो उस एक्सपीरियंस से उन्हें ये पता चला कि स्मॉलेस्ट डोजेज जो हैं वो ज़्यादा क्यूरेटिव हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज डोजेज, ठीक है। ये है, तो इसी वजह से इन होम्योपैथी मिनिमम डोज पॉसिबल इज रिकमेंडेड, और इसी वजह से होम्योपैथी में जो मिनिमम डोज होती है वही रिकमेंड की जाती है, ओके। ये इस वजह से किया जाता है कि किसी भी तरीके का अनवांटेड डैमेज, यानी कि किसी भी तरीके का अनवांटेड अग्रवेशन ना हो पेशेंट में, ठीक है। अब इस पे देखो एक लॉ है, ये भी चीज़ इस पे एक लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं अर्न्स सुल्ट्स फिजियोलॉजिकल लॉ, ठीक है। अर्न्स सुल्ट्स फिजियोलॉजिकल लॉ, हो सकता है आपको ये है ना एग्जाम में भी है ना देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है आपके वाइवा में पूछ लिया जाए कि अर्न्स सुल्ट्स फिजियोलॉजिकल लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अर्न्स सुल्ट्स फिजियोलॉजिकल लॉ, उन्होंने कहा था कि वीक स्टिमुलाई एक्साइट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द सब्सटेंस, ओके, मॉडरेट वन फेवर्स इट एंड द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई रिटार्ड द एक्शन और अबॉलिश टुगेदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अर्न्स सुल्ट्स लॉ उन्होंने कहा था कि जो वीक स्टिमुलाई होती है वो फिजियोलॉजिकल एक्शन को है ना एक्साइट करती है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी वाइटल फोर्स जो होती है उसको है ना जो वीक स्टिमुलाई जो होती है ना वो स्टिमुलेट करती है, मॉडरेट वन जो होती है वो उसको फेवर करती है, और जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई होती है वो उसको रिटार्ड करती है उसके एक्शन को, या फिर अबॉलिश कर देती है, यानी कि ख़त्म कर देती है, ठीक है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि वाइटल फोर्स जो होती है वो हम लोग जो मिनिमम डोज देते हैं तो उससे वाइटल फोर्स जो होती है वो इतनी स्टिमुलेट हो जाती है, फिर इतनी एक्साइट हो जाती है कि जो है वो खुद से फिर जो है मतलब है ना क्योर कर सकती है डिजीज़ को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि वीक स्टिमुलाई एक्साइट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द सब्सटेंस, मॉडरेट वन फेवर्स इट, एंड द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई रिटार्ड द एक्शन और अबॉलिश टुगेदर, ओके। तो ये था अर्न्स सुल्ट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल लॉ, ठीक है। इसका मतलब है कि देखो इस एक और चीज़ कि जो होम्योपैथी है वो बिलीव करती है कि द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड इज इन द रिवर्स रेशियो ऑफ द सिमिलैरिटी, ठीक है। होम्योपैथी है वो ये एक चीज़ में बिलीव रखती है कि जो क्वांटिटी, देखो जितनी ज़्यादा सिम्टम सिमिलैरिटी होगी है ना, मतलब सिमिलैरिटी का रेशियो जितना ज़्यादा होगा सिम्टम सिमिलैरिटी का, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है क्वांटिटी, कि क्वांटिटी ऑफ द ड्रग जो है वो उतना ही कम होना चाहिए या फिर उतना ही कम होना चाहिए, मतलब उतना ही कम अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब द ग्रेटर द सिमिलैरिटी बिटवीन द पेशेंट सिम्टम एंड द ड्रग सिम्टम्स द मिनिमम द क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, यानी कि सिम्टम सिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी है ना, मेडिसिन की क्वांटिटी उतनी कम चाहिए होगी, ठीक है। मतलब यानी मान लो सिम्टम सिमिलैरिटी एकदम 90% है
तो बहुत एक माइन्यूट डोज में भी है ना वहाँ काम चल जाएगा, ठीक है। ये है, तो मतलब जितनी सिम्टम सिमिलैरिटी ज़्यादा उतनी ही है ना कम डोज, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है ना दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिमम डोज हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, यानी कि मिनिमम डोज जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। इसकी बात की गई है। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। पहली चीज़ की एडवांटेज क्या है मिनिमम डोज का, कि हम मिनिमम डोज क्यों देते हैं। देखो, मिनिमम डोज देने से पहला एडवांटेज क्या है कि टू अवॉइड अनवांटेड मेडिकेशनल एग्रेवेशन, यानी कि अगर मिनिमम डोज देते हैं ना तो किसी भी तरीके का मेडिसिनल एग्रेवेशन है ना देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोगों ने हाई डोज दी है ना, तो फिर उसमें क्या हो सकता है, अगर वहाँ पे मेडिसिनल एग्रेवेशन देखने को मिलता है तो पेशेंट तो ऑलरेडी है ना सफ़र कर रहा है पहले से ही, वो और सफ़र करेगा, जो उसकी वाइटल फोर्स जो है पहले से ही उसकी हालत ख़राब है, उसको और ज़्यादा है ना दिक्कत होगी, ठीक है। इस वजह से हम लोग मिनिमम डोज देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द डोज, ठीक है, कि जो माइन्यूट क्वांटिटी जो होती है मेडिसिन है ना, उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है अनकॉमन, पेक्यूलियर एंड मेंटल सिम्टम, ठीक है। यानी कि जो माइन्यूट डोज होती है वो अच्छे से है ना, मतलब है ना प्रोड्यूस, उसमें वो कैपेसिटी होती है कि अच्छे से प्रोड्यूस करने की अनकॉमन, पेक्यूलियर एंड मेंटल सिम्टम, ठीक है। मतलब यानी कि वो बेहतर तरीके से, माइन्यूट डोज क्या होती है कि बेहतर तरीके से जो है पेक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम्स को बाहर लेके आती है, ठीक है। एंड जो हमने ड्रग प्रूविंग में क्या देखा था, ड्रग प्रूविंग में भी तो हमने यही किया था कि जो अनकॉमन है ना पेक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं उनको नोट किया था, ठीक है। तो अगर हम लोग यही होता है ना कि माइन्यूट डोज देंगे तो जो हमें अनकॉमन, पेक्यूलियर, मेंटल सिम्टम्स जो होंगे है ना, वो है ना हमें देखेंगे, एंड देन फिर है ना उसको कंपेयर करके हम लोग है ना उसको क्योर कर सकते हैं, ओके। थर्ड रीजन क्या है, और थर्ड एडवांटेज क्या है, थर्ड एडवांटेज ये है कि स्मॉलर डोज प्रिवेंट द ऑर्गेनिक डैमेज, यानी कि अगर डोज स्मॉल होती है तो किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक डैमेज नहीं होने देगी, ठीक है। अगर हम लार्ज डोज देंगे तो लार्ज डोज क्या कर सकती है कि बॉडी में जाके है ना ऑर्गेनिक है ना डैमेज भी है ना प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। देखिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो जो बॉडी होती है उसके अंदर एक मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अगर हम लोग लार्ज डोज देने लग जाएंगे तो लार्ज डोज में ये भी चांसेस होते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल डिजीज है ना प्रोड्यूस कर दे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक डैमेज होने लग जाए, ठीक है। तो स्मॉल डोज क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक डैमेज को प्रिवेंट करती है, ठीक है। चौथा एडवांटेज, द मिनिमम डोज प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड साइड इफेक्ट। चौथा एडवांटेज क्या है कि अगर हम लोग मिनिमम डोज देते हैं तो जो पेशेंट होता है ना, उसको किसी भी तरीके का ड्रग एडिक्शन नहीं होता और साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। दूसरी चीज़, जैसे कि कोई पेशेंट जो होता है एलोपैथिक सिस्टम में या दूसरे सिस्टम्स में कि भाई उसको कोई चीज़ खा रहा है तो उसको आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है उस ड्रग का, कि नहीं भाई जब तक हम वो ड्रग नहीं लेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर मिनिमम डोज देते हैं ना तो पेशेंट को किसी भी तरीके का ड्रग का एडिक्शन नहीं होता और किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। पांचवा एडवांटेज क्या है मिनिमम डोज का, पांचवा एडवांटेज ये है, और थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो कि केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि डिफरेंट डोज जो होती हैं वो डिफरेंट वेज में जो है एक्ट करती हैं, ठीक है। मतलब यानी कि किसी भी सब्सटेंस को मान लीजिए अगर हम है ना स्मॉलर डोज में दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग तरीके से है ना, मतलब है ना वर्क करता है, लार्ज डोज में दे रहे हैं तो अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि द सेम केमिकल हैज़ डिफरेंट एक्शन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि जो सेम मेडिसिन है या सेम जो सब्सटेंस है, केमिकल है, वो डिफरेंट डाइल्यूशन में डिफरेंट एक्ट करता है, ठीक। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स है ना बोलते हैं कि इसको आधे कप पानी में लेना है, इसको 1 कप पानी में लेना है, इस तरीके से। तो यही रहता है ना कि डिफरेंट डाइल्यूशंस में है ना डिफरेंट है ना जो है वर्क करता है, ओके। तो ये है, ओके। तो नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग की अगर हम बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग क्या है, हनीमैन ने अपने अर्ली डेज ऑफ प्रैक्टिस में अपने एक फ्रेंड को एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था, आई बीन पुटिंग ड्रग्स ऑफ विच आई नो लिटिल इनटू द बॉडीज ऑफ विच आई नो लेस, है ना। सो आई कैन renounce the practice of medicine that I may no longer incur the risk of doing injury, ठीक है।
मतलब सिंपल सी चीज़ है ये कि हनीमैन ने है ना अपने दोस्त को कहा था कि भाई मैं ऐसे ड्रग्स है ना जो है मतलब पेशेंट्स की बॉडीज़ में डाल रहा हूँ जिनके बारे में मैं खुद है ना मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता, ठीक है। ओके, मतलब मैं खुद बहुत कम जानता हूँ और उन लोगों की बॉडी में जान डाल रहा हूँ मैं जिनको मैं कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता, ठीक है। मतलब यानी कि उन्होंने इसी तरीके की चीज़ कही थी कि क्रिटिसिज्म सा मान लो कि यार मतलब मैं क्या ही कर रहा हूँ ये, है ना, कि भाई मैं दवाइयों के बारे में खुद उन दवाइयों को दे रहा हूँ जिनके बारे में मैं खुद कम जानता हूँ, और मैं ऐसे लोगों को दे रहा हूँ कि यार जिनके बारे में मैं कम जानता हूँ। भाई उसको मान लो कुछ हो गया तो मैं तो दवाई के बारे में भी है ना उतना क्लियर मतलब नहीं जानता, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी वजह से हनीमैन ने एक चीज़ आगे है ना दी थी, ठीक है। सच ओके, सच वॉज द स्टेट ऑफ मटेरिया मेडिका इन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में ये हाल थे, है ना, ठीक है, कि मेडिसिन जो थी वो केयरलेसली एडमिनिस्टर की जाती थी, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए केयरलेस प्रिस्क्रिप्शन जो थे इनको अवॉइड करने के लिए हनीमैन ने जो है एक चीज़ है ना कही थी, हनीमैन ने एक चीज़ कही थी कि ओनली दोज मेडिसिन हुज क्यूरेटिव इफेक्ट्स आर नोन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। यानी कि हनीमैन ने कहा था कि जो है ना सिर्फ वो मेडिसिन हमें है ना पेशेंट को देनी चाहिए जिनके हमें क्यूरेटिव इफेक्ट मालूम हो, यानी कि हमें सिर्फ वही मेडिसिन है ना देनी चाहिए जिनकी है ना प्रूविंग हो ही हो, यानी कि जिसके हमें मालूम हो कि हाँ भाई वो क्योर करती है, किस तरीके से क्योर करती है, कैसे करती है, क्या इफेक्ट देती है, इस तरीके मतलब सिर्फ हमें वही मेडिसिन है ना पेशेंट को देनी चाहिए जिनकी हम प्रूविंग कर चुके हों। ओके, तो इसी वजह से वही है कि सो होम्योपैथी में जो होता है वेल प्रूवन मेडिसिन जो है वो दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। अब आ गया, बाकी सब तो ऐसे ही है, आप देख लीजिएगा। देखिए आगे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन ड्रग प्रूविंग ओवर एनिमल ड्रग प्रूविंग, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ पे भी है ना वहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि जो होम्योपैथी है उसमें हम लोग जो है ह्यूमन पे ही ड्रग प्रूविंग क्यों करते हैं, जैसे एलोपैथी है उसमें जो है एनिमल पे ड्रग प्रूविंग करते हैं, तो हम लोग होम्योपैथी में ह्यूमन पे ड्रग प्रूविंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए उसके एडवांटेजेस में जो पहला एडवांटेज है वो क्या है, मैन जो होता है वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होता है टू अदर एनिमल्स, ठीक है। जो ह्यूमंस होते हैं वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं अदर एनिमल्स से, ठीक है। इसकी वजह से देखो क्या चीज़ है कि इंसान जो है भाई हम हैं बोल सकते हैं, हम जो महसूस कर सकते हैं हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एनिमल्स हमें नहीं बता सकते कि भाई उनको क्या दिक, उनको पेट में दर्द हो रहा है, उनको सर दर्द हो रहा है, उनको बुखार हो रहा है, उनको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, तो हम जो होम्योपैथी पे जो है ना होम्योपैथिक ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, भाई ह्यूमंस पे इस वजह से करते हैं क्योंकि ह्यूमंस हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि भाई वो ड्रग के उन पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग है ना ह्यूमन पे करते हैं एज कम्पेयर टू रादर देन एनिमल, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, एनिमल में नॉट एक्सप्लेन सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम। देखो और एनिमल्स जो होते हैं वो आपको सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम नहीं बता सकते। अब सब्जेक्टिव सिम्टम क्या होते हैं, देखिए सिम्टम्स दो तरीके के होते हैं, मतलब मोटा मोटा सिम्टम दो तरीके के मैं बता देता हूँ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होते हैं जो कि पेशेंट खुद ऑब्जर्व करता है, जैसे मुझे बुखार आ रहा है वो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम ये होते हैं कि जो सामने वाला ऑब्जर्व करता है, यानी कि कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई बहन, आपका पड़ोसी दोस्त, कोई भी सामने बैठा हुआ आपके, या कोई भी एक्सवाइजेड फिजिशियन जो आपको देख के ऑब्जर्व कर सकता है कि हाँ यार मुझे तुम्हारा चेहरा यार बड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है, तुम बड़े कमज़ोर लग रहे हो, तो ये एक ऑब्जेक्टिव सिम्टम है ना। तुम्हारी आंखें कुछ ज़्यादा लाल लग रही हैं, ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम है, मतलब कोई सामने वाला ऑब्जर्व करे, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव सिम्टम और मेंटल सिम्टम्स को है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि फियर हो गया, एंग्जाइटी, डिजायर, ये सब है ना नहीं बता सकते, ठीक है। तीसरा एडवांटेज क्या है कि द इफेक्ट ऑफ सेम मेडिसिन, ठीक है। तीसरा एडवांटेज क्या है या कि मतलब हम लोग ह्यूमन पे ड्रग प्रूविंग क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो किसी भी मेडिसिन का इफेक्ट है वो एनिमल्स पे अलग होता है ना, और ह्यूमंस पे अलग होता है। क्यों, क्योंकि भाई ह्यूमन और एनिमल दोनों की एनाटॉमी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि भाई हम लोग जो रेमेडीज़ हैं वो ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग उसका इफेक्ट जो होते हैं वो देखते हैं ह्यूमंस पे, है ना। तो इस वजह से हम लोग ह्यूमन पे ड्रग प्रूविंग करते हैं, है ना। और चौथा क्या है, वी कैन नॉट गेट मोडालिटीज एंड मच इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स इन एनिमल्स। भाई एनिमल हमें नहीं बता सकता ना कि उसको कब दर्द शुरू होता है, कब आराम मिलता है ना, कब कैसा महसूस होता है, कब कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो इस वजह से भी। पांचवा, होम्योपैथिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो केंट साहब ने जो है
जो कैंट जनरल्स हैं लाइक ड्रीम्स है ना, ड्रीम माइंड है, ड्रीम्स है, इनको बहुत ज़्यादा है ना इम्पोर्टेंट दी है, ठीक है, इनकी सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें एनिमल नहीं बता सकता, इसके लिए हमें भाई ह्यूमन पे ही है ना देखना होगा, ठीक है, ह्यूमन ही बता सकता है, ठीक है। तो पांचवा रीज़न तो ये है। छठवा रीज़न कि क्या है कि क्वालिटेटिव स्टडी लाइक फाइंडिंग आउट द टेस्ट, भाई जो बंदा है, ठीक है, ह्यूमन है, वही हमें है ना बता सकता है कि उसको कैसा टेस्ट आ रहा है, कैसा स्मेल आ रहा है ना, और ये सब चीज़ें ड्रग प्रूविंग के दौरान वो हमें ह्यूमन ही बता सकता है ना, एनिमल नहीं बता सकता। तो इसी तरीके की जो है चीज़ें हैं। अब एक और चीज़, द ड्रग शुड नॉट बी प्रूव्ड ऑन द सिक, है ना, बिकॉज, ठीक है, हम लोग जो है हेल्दी ह्यूमन पे ही है ना क्यों है ना ड्रग प्रूविंग करते हैं, सिक बीमार इंसान पे क्यों नहीं करते, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न है, उसके रीजंस में मैं बताता हूँ। पहला रीज़न क्या है कि क्यूरेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द सिम्टम्स ऑफ द सिक पर्सन, यानी कि ड्रग जो है ना मतलब ठीक करने, ड्रग जो है सिम्टम्स है ना प्रोड्यूस कर रहा है, वो अगर बीमार इंसान होगा तो वो क्या होगा, उसकी डिजीज सिम्टम्स और मेडिसिन के क्यूरेटिव सिम्टम आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि हम ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ड्रग जो है वो किस तरीके के है ना सिम्टम्स दे रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। होम्योपैथिक सिस्टम में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना किस तरीके से काम करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से काम करती है कि वो सेम चीज सेम सिम्टम शो करती है। जैसे कि मान लो पेशेंट जो सिम्टम शो कर रहा है वो भी है ना मतलब है ना अगर हेल्दी पर्सन को देंगे तो वो सेम सिम्टम्स है ना शो करती है, ठीक है। तो यही है ना कि अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा डिजीज पर्सन में देंगे तो वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमें सिम्टम्स है ना शो ही नहीं होगा कि वो क्या सिम्टम है ना प्रोड्यूस कर रही है मेडिसिन, ठीक है। तो हम पता ही नहीं लगेगा, तो इसी वजह से हम लोग है ना डिजीज पर्सन पे नहीं करते हैं ना ड्रग प्रूविंग, ओके। सेकेंड चीज़ जो है कि सिम्टम्स ऑफ सिक पर्सन, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि सेकेंड रीज़न क्या है कि जो बीमार इंसान है, ठीक है, उसमें उसके सिम्टम्स और जो डिजीज़ के ड्रग के सिम्टम्स हैं वो मिल के वो है ना मतलब है ना मिक्स हो जाते हैं, है ना, और जो है मिक्स सिम्टम है ना देने लगते हैं। तो फिर भाई उससे हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा है पेशेंट की बॉडी के अंदर वो डिजीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर मेडिसिन की वजह से है ना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी रीज़न है, ठीक है। ओके, तो आगे हम देखें तो आगे लिखा हुआ है कि ड्रग प्रूविंग इन होम्योपैथी जो होता है, देखो ड्रग प्रूविंग जो होती है होम्योपैथी में वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके, ठीक है, जो कि हैनीमैन ने बताए थे, ठीक है। अब ड्रग प्रूविंग के बारे में हैनीमैन ने बताया है एफोरिज्म नंबर 105 से 145 में, ठीक है। तो कोई भी पूछे और ड्रग प्रूविंग के बारे में तो ड्रग प्रूविंग हैनीमैन ने बताया एफोरिज्म 105 से 145 ऑफ द ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में, ठीक है, ठीक। और ओके, while HA while proving ठीक है of the organ of medicine, ठीक है, HA रॉबर्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग लॉज ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। और ड्रग प्रूविंग के से रिलेटेड ही HA रॉबर्ट्स ने कुछ लॉज दिए थे, है ना, और कुछ लॉज है ना दिए थे या समझाए थे और ड्रग की क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके, ठीक है। वो कौन कौन से लॉज थे, तो पहला, एनी ड्रग विच इज़ इन नेचुरल स्टेट अफेक्ट द वाइटल एनर्जी बट लिटिल विल डेवलप अप्रूविंग ओनली इन द हाइपोटेंसी, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी ड्रग जो है वो नेचुरल स्टेट में वाइटल एनर्जी को बहुत कम इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब क्रूड फॉर्म में जो है वो वाइटल फोर्स को जो है बहुत कम इफेक्ट कर रहा है या उतना क्यूरेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा। लेकिन ये है कि जब हम लोग उसको है ना अच्छे से पोटेंटाइज कर लेंगे, है ना, और उसको जो है ना डायनामाइज कर लेंगे, पोटेंटाइज कर लेंगे, है ना, तो जब है ना उसको हम हाई पोटेंसी में देंगे तो वो ड्रग जो है अपने सिम्टम्स है ना अच्छे से प्रोड्यूस करेगा, है ना, पेशेंट की बॉडी में और अपनी प्रूविंग शो करेगा, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये है कि एनी ड्रग विच इन इट्स नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब द वाइटल एनर्जी टू फंक्शनल मैनिफेस्टेशन, है ना, ओनली मे बी प्रूवन इन क्रूड फॉर्म, ठीक है। इसमें ये है कि दूसरे में कि कोई भी ड्रग जो है वो अगर कोई भी ड्रग जो है वो नेचुरल स्टेट में वाइटल एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है और फंक्शनल मैनिफेस्टेशन है ना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जब मे बी प्रूवन इन द क्रूड फॉर्म, ठीक है, तो वो जो है क्रूड फॉर्म में भी प्रूव हो सकता है, यानी कि वो क्रूड फॉर्म में भी है ना हमें ये चीज़ है ना पता लग सकता है कि भाई ये क्या सिम्टम्स है ना दे रहा है, ठीक। और थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि एनी ड्रग विच in its natural state disturb the vital energy to destructive manifestation should not be proven, है ना, should not be proven only in potentized form, ठीक है।
यानी कि कोई भी ड्रग जो है क्रूड फॉर्म में या नेचुरल स्टेट में वाइटल एनर्जी को है ना डिस्टर्ब कर रहा है और डिस्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हार्मफुल मैनिफेस्टेशंस दे रहा है। तो हम लोगों को जो क्या है कि उसको क्रूड फॉर्म में जो है प्रूव नहीं करना, हम लोगों को उसको पोटेंटाइज्ड फॉर्म में ही है ना, पोटेंटाइज्ड फॉर्म में ही प्रूव करना है। ठीक है, पहले उसको पोटेंटाइज करना है, देन फिर उसकी प्रूविंग करनी है। ओके, देन नेक्स्ट है जो डॉक्ट्राइन, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की अगर हम बात करें तो देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, वैसे मैं डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ जो है अगले उसमें पढ़ाऊँगा, क्योंकि वरना तो आपके लिए है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितना मैंने पढ़ाया आप उसके अकॉर्डिंग है ना मुझे है ना अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरीके का लगा ये, एंड आप इसमें है ना क्या चेंजेस वगैरह देखना चाहते हैं। अगर मुझे लगा कि आप लोगों को जो है इस तरीके से पढ़ना पसंद आया है तो फिर मैं इसके आगे भी फर्दर वीडियोज़ डालूँगा, और नहीं आया तो फिर मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूँगा। ओके, तो अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम्यो मेडिकोस, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।